Dear students, today we are talking about agriculture. एग्रीकल्चर क्या है, क्या क्या इसमें आता है एग्रीकल्चर में, इसमें हम एक्चुअली करते क्या हैं। तो एग्रीकल्चर का सीधा सा मीनिंग है खेती बाड़ी। जो भी आप खेत में काम करते हो या जो भी आप काम कर रहे हो एग्रीकल्चर के अंदर जो जो चीजें आती जाएंगी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। लेकिन आपको अभी सीधा सा ये समझना है कि इसका मतलब है खेती बाड़ी। इसको अगर दो वर्ड में हम डिफाइन करेंगे तो उसके लिए क्या बोलेंगे, कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अगर हम लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं, उसको बो रहे हैं, जोत रहे हैं, उससे कुछ ग्रो कर रहे हैं, तो वो किस में आता है, एग्रीकल्चर में आता है। मैंने ये जैसे बाजरे की क्रॉप होती है उस तरह के पिक्चर बनाने की कोशिश की है ताकि आपको याद रहे एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी, ठीक है। अब एग्रीकल्चर का मतलब सीधा सा खेती बाड़ी से ही नहीं है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं जिसको हम एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। फर्स्ट है ग्रोइंग क्रॉप्स। जैसे हम खेत में गेहूं, बाजरा इस तरह से चीजें ग्रो करते हैं, ठीक है, राइस एंड व्हीट, तो हम उसको एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट इतना लर्न नहीं करना है कि उसमें क्रॉप का ग्रो करना ही इसके अंदर इंक्लूड जो होती है उसमें फर्स्ट तो आप बोलेंगे ही ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, सेकंड इज हॉर्टिकल्चर। मतलब अगर आप सब्जियां उगाते हैं तो भी एग्रीकल्चर के अंडर आता है। तीसरा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब अगर एनिमल्स को आप पाल रहे हैं, उनको उनके बच्चे पैदा करवा रहे हैं, है ना, तो उसको भी एनिमल से बेनिफिट्स लेने को भी, एनिमल्स को रखने को, उनको पालने को, वो सब सारा कुछ आता है एग्रीकल्चर के अंडर। एक और है फिशरीज का। अगर आप फिश प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैंने लिखा हुआ है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। फिशरीज भी किसके अंदर आता है, एग्रीकल्चर के अंदर आता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में आप सबसे पहले डिफाइन कैसे करोगे, कल्टीवेशन ऑफ लैंड फर्स्ट हो गया। इसको डेफिनेशन मैंने एक 3 वर्ड में दी है, डिफाइन किया है एग्रीकल्चर को। दूसरा, एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं बोलना है आपने, उसके अंदर अगर आप क्रॉप्स उगा रहे हैं, जैसे कि आप फ्रूट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वेजिटेबल्स का कर रहे हैं, तो भी वो हॉर्टिकल्चर, उन दोनों को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। फ्रूट्स कल्टीवेशन हॉर्टिकल्चर में आता है ना। तो हॉर्टिकल्चर भी हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट है, एनिमल हस्बेंड्री हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट है, फिशरी हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो ये सारे एग्रीकल्चर में आएंगे। अगर आपसे ट्रू फॉल्स पूछा जाए, हॉर्टिकल्चर या फिर फिशरी डाल दें, फिशरी इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, तो आपने डरना नहीं है कि फिशरी को हम थोड़ी ना खेत में उगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इतना ही नहीं बनाना है आपने कि ग्रोइंग क्रॉप इज एग्रीकल्चर, ठीक है। मैंने कितने ही तरीके से बता दिया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये। देखिए अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, जो हमारा एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर है, उसमें हमने क्या देखना है कि जो फार्मर्स यहाँ पे क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो कितने लोग हैं। लगभग हमारी पॉपुलेशन का 2/3 है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट टर्म में भी करवाया था। 2/3 जो पीपल है, जो हमारी पॉपुलेशन है, वो किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशन क्या है इन लोगों का, 2/3 पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर है। डन। तो जो हमारे फार्मर्स हैं वो ज्यादातर मॉनसून पे डिपेंड करते थे पहले भी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। फार्मर्स ने बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो किए हैं, वो उसको अच्छे तरीके से, उससे बेटर हार्वेस्टिंग करने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत अच्छा सीड इस्तेमाल करते हैं। जो रिक्वायरमेंट में भी पूछ सकते हैं आपसे कि एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। फिर फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, मतलब उसको अच्छी सी खाद देते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो चाहे वो मेन्योर हो, है ना, कुछ भी वो डालते हैं अपनी क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ लिखी है। फर्टिलाइजर मैंने बताया था आपको पहले भी, जो फैक्ट्रीज में बनती है, F4 फर्टिलाइजर, F4 फैक्ट्रीज। मेन्योर्स जो हमारे जैसे काउ डंग, है ना, इस तरह से गाय के गोबर, भैंस के गोबर से हम इकट्ठा करके उसको खेतों में डाल देते हैं, वो कंपोस्ट हो जाती है, वो खाद हो जाती है, जिसको जो हमारे अर्थवॉर्म्स हैं उसको खाद में बदल देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट तो वो एज ए मैन्योर काम नहीं करेगी, उसको थोड़ा सा गला सड़ा के फिर डालते हैं, वो मैन्योर होती है, मतलब होम मेड कह सकते हो आप। तीसरा, फार्मर्स क्या कर रहे हैं, आपको तीनों चीजें याद हो गई, बेटर सीड, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, ठीक है। इसको अलग अलग पॉइंट में लिखना क्योंकि आपकी बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। देन मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब अगर फार्मर अपनी क्रॉप ग्रो कर रहा है
तो वैसे नहीं कि पूरे खुले खेत में पानी छोड़ देगा, इससे तो उसके हर एक कोने में पानी नहीं जाएगा। वो फार्मर्स क्या करते हैं, इरिगेशन के टेक्निक्स हैं जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, फार्मिंग की भी मॉडर्न टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं। तो मैंने इसको यहाँ इसलिए लिखा है, मॉडर्न मेथड किस किस में यूज कर रहे हैं, इरिगेशन में और फार्मिंग में। फार्मिंग मतलब जैसे ही वो क्रॉप ग्रो करते हैं तो वो ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी मशीनें होती हैं जिससे इवन हार्वेस्टिंग होती है, इवन क्रॉप सोन कर सकते हैं हम, मतलब उसकी बुआई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से क्या हुआ है, फार्मर्स ने अच्छे सीड यूज करना शुरू कर लिया, फर्टिलाइजर मैन्योर यूज करना, मॉडर्न टेक्निक्स को वो यूज कर रहे हैं। तो क्या क्या बेनिफिट हुआ है, देखो इससे हमारा जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प की है। मैंने बड़े फनी तरीके से आपको करवाया था लर्न कि हमारी कौन से 5 चीजों में हमारा जो इंडिया है वो क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करता है। 5 चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर आपको याद है तो बताना चाहते हैं तो बता दें, नहीं बताएं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपने घर में मम्मा पापा को बता दें। ठीक है, वो 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। और 2 चीजें मैंने वो बताई थी जिसमें वो फर्स्ट है। ठीक है, 7 वो चीजें जिसमें वो टॉप 5 प्रोड्यूसर है और 2 चीजें वो जिसमें वो टॉप प्रोड्यूसर है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं इतनी अच्छी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम अपनी क्रॉप्स को दूसरे देशों में भी भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी क्रॉप्स को। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, PORT, मतलब हम अपने लिए तो रख ही रहे हैं, खा रहे हैं, उसे यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ओके, अब क्या है, हम पढ़ेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, देखो मैं आपको बड़े अच्छे अच्छे 2 नाम बताती हूँ। देखो जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें पहले इतना ज्यादा नहीं होता था क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन साइंटिस्ट हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर के फादर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था कि 1960s में, 65 में, 70 में इन्होंने इतनी ज्यादा अच्छी मतलब क्रॉप्स को ग्रो किया है, इतना ज्यादा हार्वेस्टिंग की है इन्होंने, मतलब कि हमारे जो फूड सिक्योरिटी है वो बन गई है, हम सेफ है, सिक्योर है, हमें जरूरत नहीं है कहीं से भी चीजें लाने की। ठीक है, तो इस तरह से वर्ल्ड में जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, जिन्होंने मतलब देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, जिनकी वजह से हुआ, वो कौन है, MS स्वामीनाथन। ये बहुत डिटेल हो जाएगी, मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक नाम बता रही हूँ ताकि इन फ्यूचर आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो आपको पता हो कि नॉर्मन बोरलॉग भी कोई हैं जो वर्ल्ड में फादर ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाने जाते हैं, MS स्वामीनाथन है कोई जो इंडिया में फादर ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाने जाते हैं। ये आपके बुक का पार्ट नहीं है बट मेरा मन कर रहा था बताने का तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, लेकिन आप एक बार इसकी स्पेलिंग और अच्छे से लर्न कर लेना, आपके ही बेनिफिट की चीज है ये। ठीक है, आगे इसमें आपका एक पार्ट दिया हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन में ही, देयर हैज बीन इंक्रीज इन यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ द सीड्स। अब सीड्स की हम हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब हम ऐसे सीड यूज कर रहे हैं जिसकी यील्ड ज्यादा ही होगी, जिसकी पैदावार ज्यादा ही होगी। हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब जिसकी पैदावार ज्यादा होती है उसको हाई यील्डिंग बोलते हैं, यील्ड मतलब पैदावार। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज हम यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे हैं, तो जो जितनी भी लैंड थी उसमें हम ये सारी चीज यूज करके कल्टीवेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, फार्मर्स को बहुत सारी मॉडर्न मशीनरी भी दी जाती है और लोन भी दिया जाता है ताकि वो अपनी क्रॉप का जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा सके, जिसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ और ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन गए हैं। अब हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। ओके, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।